हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन जीएस बाय डेविड सर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग जानते हैं कि भारत एक रिपब्लिक है और रिपब्लिक में कोई भी व्यक्ति प्रेसिडेंट बन सकता है और ये किसी क्राउन से नहीं आता, किसी राज परिवार का नहीं होता। तो कोई भी व्यक्ति भारत में जो है राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति जो होता है वो हमारा हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव होता है। इसका मतलब है कि जो हमारा प्रेसिडेंट है वही सर्वोच्च है। हालांकि कार्यपालिकी जो सर्वोच्च पद होता है वो प्रधानमंत्री का होता है, लेकिन एग्जीक्यूटिव हेड जो है यूनियन एग्जीक्यूटिव का जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति होता है। इनका जो चयन किया जाता है वो इनडायरेक्ट जो है चुनाव होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्टेड किए जाते हैं। इसके लिए राष्ट्रपति के लिए कोई चुनाव नहीं होता। जैसे कि प्रेसिडेंट के लिए प्रधानमंत्री के लिए वोटिंग होती है लोकसभा से, फिर वहां पर अध्यक्ष चुना जाता है। इस तरह से यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे प्रेसिडेंट को चुनने के लिए इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है और उस इलेक्टोरल कॉलेज में राज्यसभा के मेंबर, लोकसभा के मेंबर और साथ ही साथ जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसका मतलब है कि जो राज्य की जो विधानसभा है उसके जितने इलेक्टेड चुने हुए मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं, चुने हुए मेंबर, वो सभी मिला के जो है बोथ हाउसेस प्लस इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, इनको मिला के जो है साथ ही साथ इनको मिला के जो है एक इलेक्टोरल कॉलेज तैयार किया जाता है और इनडायरेक्ट वोटिंग के द्वारा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा जो है प्रेसिडेंट का चयन किया जाता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब है कि जहां पे जो मेंबर्स हैं वो प्रेफरेंस देते हैं 1 2 3 4, किसको पहले नंबर पे, किसको दूसरे नंबर पे, किसको तीसरे नंबर पे जो है वो पसंद करते हैं। क्वालिफिकेशन के लिए हम देखते हैं कि सबसे पहली बात है कि एक राष्ट्रपति होने के लिए जरूरी है कि वो भारत का नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, कम से कम 35 ईयर जो है उनकी एज हो चुकी हो और साथ ही साथ जो है किसी वो जो है प्रेसिडेंट में कोई भी जिसको प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया जाता है उसमें कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, मतलब किसी सरकारी नौकरी में वो ना हो। साथ ही साथ जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो एक बार चयन होने के बाद 5 साल के लिए चुना जाता है। इसके बाद जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है, अगर मान लीजिए किसी प्रकार से ये पाया जाता है कि जो राष्ट्रपति है वो संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है, वायलेशन करता है, तो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है। और ये जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है वो एक कठिन प्रक्रिया है, जिसके लिए कम से कम जो है राष्ट्रपति को 14 डेज पहले जो है नोटिस देना पड़ता है। वो नोटिस इसके बाद जो है नोटिस के बाद जो है एक कमेटी बनती है और एक जांच कमेटी बनती है। दोनों हाउसेज में वोटिंग होती है और दोनों हाउसेज में वोटिंग मतलब सबसे पहले एक हाउस में जिसमें अनुमोदन पास किया, प्रस्ताव लाया गया होगा, प्रपोजल जिसमें आया होगा इम्पीचमेंट के लिए, ये प्रपोजल दोनों हाउस में आ सकता है, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, क्योंकि वो दोनों सदन का मेंबर है। तो अब जहां पे भी ये प्रपोजल पहले पास हुआ होगा तो उसको टोटल मेंबर का 2/3 क्रॉस करना होगा, पास होना होगा। इसके बाद वो दूसरी सभा में जाएगा, दूसरे सदन में जाएगा और फिर वहां पे 2/3 टोटल की वोटिंग होने के बाद ही जो है इम्पीचमेंट का प्रोसेस किया जाता है। इन केस अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति किसी प्रकार से पद खाली हो जाता है, तो या तो मृत्यु से हो सकता है या किसी और कारण से होता है, तो 6 महीने के अंदर अंदर जो है इस पद को दोबारा भर लेने की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ जो राष्ट्रपति है उसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है और ये जो है हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन का प्रमुख है। और जो भी कार्य सरकार करती है तो वो नेम ऑफ द प्रेसिडेंट करती है, जो कि आर्टिकल 77 में लिखा हुआ है। उसके पास बहुत सारे पद को अपॉइंट करने का पावर होता है। जैसे प्रधानमंत्री की जो शपथ होती है, प्रधानमंत्री को अपॉइंट करना, प्राइम मिनिस्टर जो है मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन को, अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट के जज, इन सभी को जो है अपॉइंट करने की जो शक्ति होती है वो भी प्रेसिडेंट के पास होती है। साथ ही साथ मिलिट्री पावर है। मिलिट्री पावर का मतलब होता है कि जब कभी भी ऐसा समय आता है कि युद्ध की घोषणा करनी है तो युद्ध की घोषणा जो है राष्ट्रपति करता है। हाँ, ये बात अलग है कि राष्ट्रपति जो होता है कोई भी काम अपने मन से नहीं, बल्कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है, उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो राय होती है उसके द्वारा करता है। लेकिन जो युद्ध की घोषणा होती है वो हमारे राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। इसके अलावा
इनकी कूटनीतिक शक्तियां होती हैं, डिप्लोमेटिक पावर होती हैं, किसी भी राजदूत को अपॉइंट करना, एम्बेसडर को अपॉइंट करना, जो किसी दूसरे देश में जाके रहता है या किसी दूसरे देश का एम्बेसडर हमारे यहाँ पे आके रुकता है, तो उनका जो है अनुमोदन करना, ये जो है हमारे राष्ट्रपति के पास ही है। साथ ही साथ जो है अगर कोई भी ट्रीटी होती है इंटरनेशनल लेवल पे, तो या कोई एग्रीमेंट होता है अदर कंट्रीज के साथ, तो उस पे भी जो हस्ताक्षर होते हैं वो हमारे माननीय राष्ट्रपति के ही होते हैं। साथ ही साथ जो है जब मान लीजिए कि कोई बिल सदन में पास हुआ, वो बिल जो है मनी बिल हो सकता है, जनरल बिल हो सकता है। मनी बिल पे ज्वाइंट सेटिंग नहीं होती है, क्योंकि मनी बिल इस प्रकार का बिल है जिसको सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अनुमोदन की जरूरत होती है। राज्यसभा वहां पर एक सलाहकारी की तरह कार्य करती है। अगर किसी प्रकार से राज्यसभा उस जो है मनी बिल को नहीं पास करती, तो वो एक सलाह दे सकती है और उसको लोकसभा माने या ना माने 14 डे के बाद जो है वो बिल अपने आप पास हो जाता है। लेकिन अगर कोई जनरल बिल है, आम बिल है, जिसके ऊपर सहमति नहीं बन पाई है, तो ऐसा कोई विधेयक आया है, उसके लिए जो राष्ट्रपति होता है वो ज्वाइंट सिटिंग की व्यवस्था करता है। इसका मतलब है कि वहां पे दोनों सदन की मीटिंग एक साथ बुलाई जाएगी, लोकसभा और राज्यसभा की, जो कि आर्टिकल 108 में लिखा गया है। साथ ही साथ सदन के जो है 3 सत्र होते हैं, साधारणतः 2 सत्र ग्रीष्मकालीन और शरदकालीन सत्र होता है, बीच बीच में कभी मानसून सत्र भी होता है। तो इसमें इनको इसको बुलाना, इस सदन को की जो पहली मीटिंग होती है उसको संबोधित करना, और जब इसको एडजॉर्न करना है, इसको समाप्त करना होता है, भंग करना होता है, तो दोनों ही काम जो है राष्ट्रपति के भाषण के द्वारा ही किए जाते हैं। इसके बाद जो है 12 जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं और साथ ही साथ 2 एंग्लो इंडियन मेंबर, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये जो है कला, साहित्य, सोशल वर्क, इन सब से जो है नॉमिनेटेड मेंबर आते हैं। और एंग्लो इंडियन हमारे जो उनको चुनने का, उनको जो है अपॉइंट करने का काम भी हमारे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके बाद कोई भी बिल, वो जनरल बिल हो, मनी बिल हो, किसी भी प्रकार का बिल हो, उसको जो है अनुमोदन तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि हमारे राष्ट्रपति उसके ऊपर साइन नहीं कर देते, जब तक उसके ऊपर वो हस्ताक्षर नहीं कर देते, तब तक का वो बिल पास नहीं हो सकता। साथ ही साथ इन जो राष्ट्रपति हैं उनके पास कई प्रकार की वीटो शक्तियां हैं, वो मना कर सकते हैं, वो जेबी वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा पोस्ट एंड टेलीग्राफ में एक बार किया भी जा चुका है। तो इस प्रकार से अगर जो है कई प्रकार की जो है वीटो शक्तियां होती हैं जिससे कि वो बिल को अपने पास रख लेते हैं। साथ ही साथ पार्डनिंग पावर की अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रपति के पास जो है क्षमा दान की शक्तियां होती हैं, जिसमें ग्रांट पार्डन का मतलब होता है कि जब किसी व्यक्ति को फांसी दे दी गई तो उसको क्षमा करने का जो काम हो सकता है वो सिर्फ और सिर्फ भारत का राष्ट्रपति कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आर्टिकल 72 में लिखा हुआ है। तो उसमें पार्डन कर सकता है, क्षमा कर सकता है, उसमें वो उसकी सजा को कम कर सकता है, उसकी सजा को बदल सकता है और उसको पूरी तरह माफ कर सकता है। ये सारे के सारे काम जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे राष्ट्रपति को ये सारी शक्तियां प्राप्त हैं। और ग्रांट पार्डन को अगर छोड़ दिया जाए, ग्रांट पार्डन जो होता है वो सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है, बाकी जो होती है, बाकी जो शक्तियां हैं गवर्नर के पास भी होती हैं। इसके बाद आती है इमरजेंसी पावर। मान लीजिए कि हमारे देश में कोई इमरजेंट सिचुएशन हो गई। इमरजेंसी 3 प्रकार की होती है, एक होती है नेचुरल इमरजेंसी, दूसरी है हमारी जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो जो है अभी तक का हमारे देश में जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी नहीं लगी और नेशनल इमरजेंसी को जो है लगाया जा चुका है। हमें लोग को मालूम है कि जो इमरजेंसी का प्रोविजन होता है, मान लीजिए कि कोई आंतरिक डिस्टर्बेंस या सशस्त्र विद्रोह, इस तरह की कंडीशन कोई देखी जाती है तो फिर इमरजेंसी जो है लगाई जा सकती है, जिसके ऊपर संशोधन किए गए हैं। और इमरजेंसी को बढ़ाया और घटाया जा सकता है। इमरजेंसी के बारे में हम लोग अलग एक डिटेल में वीडियो देखेंगे। और जो इमरजेंसी को हटाने का जो काम होता है वो भी भारत के राष्ट्रपति करते हैं।